मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी में हम पढ़ेंगे व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पद होते हैं और उनके मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया है, समस्त पद बनने की जो प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। और समास जब बनता है, समास जब होता है, तो बीच में जो भी विभक्तियाँ होती हैं और जो शब्द होते हैं और इस प्रकार के जो अव्यय होते हैं, है ना, ये क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो ये है समास, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, और इसके बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, गंगा का जल। गंगा का जल, इसका समास कैसे होगा, गंगा जल। इसमें जो का है, बीच का जो का शब्द लगा है बीच में, है ना, गंगा जल के बीच में, इसका लोप हो गया और गंगा और जल मिलकर एक नए पद बन गए। तो बीच की जो विभक्ति है वो गायब हो गई। इस प्रकार गंगा का जल समासिक पद क्या हो गया, गंगा जल। समास की कुछ विशेषताएं हैं। समास में दो पदों का योग होता है। आपने देखा ना, गंगा का जल, इसमें दो पद गंगा जल दोनों मिल गए, इसमें दो पदों का योग है। फिर है दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। गंगा का जल, का हट गया और गंगा जल एक पद बन गया। दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। गंगा का जल, का जो है उसका लोप हो गया। दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें गंगा और जो जल है, दोनों ही पद प्रधान है। जल की भी प्रधानता है और गंगा की भी प्रधानता है। ठीक है। संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है, किंतु हिंदी में ऐसी कोई विधि नहीं है। संस्कृत में जो समास होते हैं उसमें संधि लगती है, किंतु हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। अब समास विग्रह। समास विग्रह क्या है, समस्त पद को पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। जो समस्त पद होता है उसको पृथक पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, गंगा जल। गंगा जल समस्त पद के और जो अंग है उसको हम अगर पृथक करें, गंगा जल में जितने भी शब्द हैं समस्त पद, इसको अगर हम पृथक करेंगे, अलग करेंगे, तो कौन कौन से दो शब्द मिलेंगे हमको, पहला गंगा और दूसरा जल, है ना। तो समास का विग्रह कैसे होगा, जो इसके पद हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। समास विग्रह को और किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, देखिए, गंगा जल, गंगा धन जल अर्थात गंगा का जल। फिर देखिए, घुड़सवार, घुड़ मतलब घोड़ा, धन सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र सा मुख। अब समास के भेद कितने होते हैं, समास के भेद देखिए, समास के प्रमुख चार भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है पुरुष समास, और इसी के अंतर्गत क्या आता है, कर्मधारय और द्विगु समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, ये हो गए समास के भेद। फिर पहला समास है, देखिए, अव्ययी भाव समास। क्या है अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, जिस समास का पहला ही पद अव्यय होता है, उसका पहला पद अव्यय हुआ तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, इसके आरंभ में अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में जो अव्यय होता है वो आरंभ में ही लगा होता है शब्द के, तो इसलिए उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जो पूर्व पद है उसके अव्यय होने से समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। जो पहला पद अव्यय है तो उसके साथ साथ जो समस्त पद है, बाकी का भी जो पद है वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। जैसे देखिए, समस्त पद इसका क्या है, गली गली, तो गली गली है, इसका विग्रह क्या होगा, प्रत्येक गली। ठीक है। फिर देखिए, हाथों हाथ, हाथों हाथ,
इसका विग्रह क्या है? समस्त पद समास का हाथ से हाथ। फिर इस प्रकार देखिए, दिनों दिन, दिन ही दिन में, आजीवन जीवन पर्यंत, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आजन्म जन्म से लेकर आमरण मरण तक, आसमुद्र समुद्र पर्यंत, यथाविधि विधि के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, प्रत्येक प्रति एक, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रत्यक्ष आँखों के सामने, बेकाम बिना काम के, बेखटके खटके बिना, भरपेट पेट भर के, निडर डर रहित, यथा समय समय के अनुसार, निसंदेह संदेह रहित, साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट, रातों रात ही रात में, यथामति मति के अनुसार, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी, निर्दय दया रहित। ये क्या था हमारा? अव्ययी भाव समास और इसके इतने सारे समस्त पद समास और उनका विग्रह। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समाज में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? वो गौण होता है, निम्न होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, समास होने पर विभक्ति जो होती है उसका लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, कर्म तत्पुरुष होता है। फिर क्या होता है कर्म तत्पुरुष? देखिए, जिसके पूर्व पक्ष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे देखते हैं समस्त पद, इसका एक है उदाहरण, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, तो इसमें समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। फिर देखिए आशातीत, आशा को लांघ कर गया होगा। मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ, जो मरण की स्थिति तक आ गया है। फिर है परलोक गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गत, तो इसका जो पूर्व पक्ष है वो कर्म कारक की विभक्ति का लोप इसमें हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष कहते हैं। फिर देखिए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष किसको कहते हैं? जहाँ पूर्व पक्ष में कारण कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए तुलसीकृत, तुलसीकृत, इसका समास विग्रह क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा जो रचा हुआ है, बनाया गया है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। भयाकुल, भय से आकुल। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। स्वरचित, अपने आप रचित। मनमाना, मन से माना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा। और मदमाता, मद से मस्त। फिर तीसरा है इसमें संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे देखते हैं एक उदाहरण, इसका क्या होगा? देखिए समस्त पद में है युद्ध भूमि, तो इसका समास विग्रह होगा युद्ध के लिए भूमि। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देवबलि, देवताओं के लिए बलि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। फिर चौथा है अपादान तत्पुरुष। जहाँ अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए भयभीत, इसका समस्त विग्रह समास विग्रह भय से भीत। देश निकाला, देश से निकाला। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। आशातीत, आशा से अतीत। धर्मभ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इसके बाद है देखिए संबंध तत्पुरुष। जहाँ संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे
समस्त पद है राज्यसभा, तो राजा की सभा। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। जलधारा, जल की धारा। सेनापति, सेना का पति। ये हुए संबंध तत्पुरुष। फिर नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए स्नेहमग्न, स्नेह से मग्न। विद्या प्रवीण, विद्या से प्रवीण। ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न। ग्रामवास, ग्राम में वास। इस प्रकार ये थे तत्पुरुष समास हैं। और तत्पुरुष समास के कुछ भेद हैं जिनमें देखिए आपको बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। अधीर, अयोग्य, और इन सब का समास विग्रह भी आपको दिया गया है। जैसे देखिए अधीर, न धीर। अयोग्य, न योग्य। असत्य, जो सत्य न हो। अनादर, न आदर। अनादि, आदि रहित। अनाथ, नाथहीन, है ना। अस्थिर, न स्थिर। असंभव, न संभव। अनश्वर, न नश्वर। अनदेखी, न देखी। अनहोनी, न होनी। अज्ञात, जो ज्ञात न हो। अब्राह्मण, न ब्राह्मण। अनर्थ, अनर्थ क्या हुआ? अर्थहीन। अपुत्र, पुत्रहीन। अधर्म, धर्महीन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम समास पढ़े और समास के भेद में हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास जो है हमने पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।